सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस। सो हम एटम के ही आगे की लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में हम लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन एंड लास्टली बोहर्स के पोस्टुलेट स्टडी करेंगे। ठीक है, वीडियो शॉर्ट होने वाली है बट काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वीडियो के एंड तक बने रहें, सब्सक्राइब एंड शेयर करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और वीडियो पसंद आ रही है तो क्या करना है, लाइक और कमेंट जरूर करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में हमने ये पढ़ा कि एटम के अंदर जो है एक सेंट्रल रीजन होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज रीजन होता है। ठीक है, और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लाइक कुछ इस तरीके से। ये न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन ऐसा रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, उस टाइम पे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने एक थियरी पब्लिश की थी जो जिसको हम जानते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। इस थियरी के अकॉर्डिंग ये था इस थियरी के अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है रेडिएशन एमिट आउट करता है। तो इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज पार्टिकल है और ये भी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। और हमको पता है कि कोई भी सर्कुलर मोशन को हम क्या कहते हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है और ये एक चार्ज पार्टिकल है, तो ये भी एक एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। और ये अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो इससे भी रेडिएशन एमिट आउट होगी, रेडिएशन एमिट आउट होगी। और अगर रेडिएशन निकलने का क्या मतलब है कि एनर्जी जो है कम होती जाएगी, तो इसका पाथ जो है छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। मतलब इसका पाथ जो है कैसा होने होने लगेगा, स्पाइरल। ठीक है, और फाइनली ये कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस में। मतलब न्यूक्लियस में फाइनली ड्रॉप हो जाएगा। बट एक्चुअली ऐसा होता कहाँ है, नहीं होता है ना। इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल एक पॉइंट गलत हो गया। सेकंड में देखो कि रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड जितने भी पॉसिबल ऑर्बिट है, जितने भी ऑर्बिट है, सब में वो एग्जिस्ट कर सकता है, सब में वो रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होगा इसका मतलब ये है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन से जो रेडिएशन एमिट आउट होगी वो कंटिन्यूअस होगी। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या ब्रेक हो गया, वॉयलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी को नहीं फॉलो किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी इसको नहीं फॉलो किया। दूसरा पॉइंट देख लो कि ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को दिखा रहा है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एक पॉसिबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो रेडिएशन एमिट आउट होगी उस इलेक्ट्रॉन से वो कंटिन्यूअस होगी। लेकिन एक्चुअली देखा गया कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा है वो डिस्क्रीट है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनका मॉडल गलत है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट से दो, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं होगा, कैसा होगा, डिस्क्रीट। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन इनकी मॉडल नहीं दे पाई। ठीक है, डिस्क्रीट होगा। तो ये चीजें थी। फिर आया एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जिनका नाम था नील बोर्स। ठीक है, नील बोर्स ने क्या कहा कि देखो, उन्होंने एक क्वांटाइजेशन कंडीशन दी है। वो क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या था उसको देखो, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, देखो उस टाइम पे डिब्रोगली ने एक थ्योरी पब्लिश की थी, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके नील बोर्स ने एक क्वांटाइजेशन कंडीशन दिया इस एटॉमिक मॉडल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वो क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या था, देखो उन्होंने ये कहा कि जैसे हमारे पास सपोज करो एक न्यूक्लियस है और अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मूविंग इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है सम वेलोसिटी भी। तो हमने पढ़ा है, मैंने लेक्चर्स देख लेना, लास्ट के लास्ट लेक्चर, उसमें जो है इस मूविंग इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एक वेव होती है जिसको हम क्या कहते हैं, डिब्रोगली वेव। डिब्रोगली वेव। और ये डिब्रोगली वेव का वेवलेंथ कितना होगा, लैम्डा। और लैम्डा किसके बराबर होगा, h अपॉन p, विच इज इक्वल टू h अपॉन mv। मास m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सपोज करो कि ये एक न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करेगा तो इससे एसोसिएटेड एक वेव होगी, और वेव कुछ इस तरीके से होगी, इससे एसोसिएटेड एक वेव होगी। ठीक है, अब एक चीज देखो,
ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है, इसका रेडियस मान लो कि आर है, ठीक है। तो बोहर ने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि इलेक्ट्रॉन के पास एक वेव नेचर है, और बोहर ने क्या किया कि इस ऑर्बिट के सर्कमफेरेंस को इसके वेव के वेवलेंथ, de Broglie वेवलेंथ से रिलेट किया। कैसे? देखो समझो, सपोज करो कि हमारे पास एक ये साइनोसाइडल वेव है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। अगर इस पोर्शन को हम शिफ्ट करके यहाँ पे लेते आए, तो क्या ये एक सर्किल बन गया? मतलब क्या हुआ? लैम्डा किसके करस्पॉन्ड होता है? 2 पाई। 2 पाई मतलब क्या? एक कंप्लीट सर्किल। 2 लैम्डा होगा, फिर भी ये कंप्लीट सर्किल ही बनाएगा। मतलब बात समझ आई कि लैम्डा भी एक कंप्लीट सर्किल बनाएगा, 2 लैम्डा भी एक कंप्लीट सर्किल बनाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो सर्कमफेरेंस होगा इस ऑर्बिट का, वो कितना होगा? 2 पाई आर। और ये एक सर्कुलर पाथ बना रहा है, और सर्कुलर पाथ होने के लिए क्या होना चाहिए? ये जो सर्कमफेरेंस है, ये एन लैम्डा के इंटीग्रल में होना चाहिए। मतलब एन की वैल्यू, एन यहाँ पे 1 2 3 ऐसे होना चाहिए। इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यूज किया। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही रिवोल्यूशनरी था फिजिक्स के फील्ड में। क्या किया? देखो, ये वेव इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एक वेव है, और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। मींस इस वेव को कैसे भी करके एक सर्कुलर पाथ बनाना पड़ेगा, और हमने देख लिया कैसे सर्कुलर पाथ बनता है। एक लैम्डा जो एक कंप्लीट सर्किल बनाता है, तो 2 पाई आर सर्कमफेरेंस है। इसका मतलब ये है कि लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल में ही ये ऑर्बिट बनने वाला है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया। अब यहाँ पे ये लैम्डा, ये क्या है? ये लैम्डा जो है de Broglie वेवलेंथ है इस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। देखो, तो ये 2 पाई आर इज इक्वल टू, मैं इसको इरेज आउट कर देता हूँ। देखो 2 पाई आर इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 पाई आर इज इक्वल टू एल लैम्डा तो हो गया। ये लैम्डा क्या है? de Broglie वेवलेंथ, और de Broglie वेवलेंथ है कितना? तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी। एम वी को इधर लेते आओ, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अच्छा ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन है सपोज करो यहाँ पे, और इसकी ऐसे वेलोसिटी जो है v है, और ये डिस्टेंस है सेंटर से r। तो एम वी आर क्या बताएगा? इसका एंगुलर मोमेंटम होगा। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया? एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये होता है क्वांटाइजेशन कंडीशन। रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड हर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, लेकिन बोहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है हर एक पॉसिबल ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता है। ये सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 1 2 3। मतलब अगर n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, तो उसमें इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? h अपॉन 2 पाई। सेकेंड की बात करें तो 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई। मतलब यही सब पॉसिबल ऑर्बिट्स होंगे जिसमें उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस फॉर्म में होगा। n/2 नहीं हो सकता है, 1/2 2/3 ऐसा नहीं हो सकता है। इंटीग्रल, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक कॉन्सेप्ट था बोहर का। फिर अब देख लेते हैं बोहर के पोस्टुलेट्स क्या क्या है। देखो, बोहर पोस्टुलेट्स, बोहर पोस्टुलेट्स क्या क्या है? पहला है न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि एटम के एक सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज रीजन, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। मीन्स ये कॉन्सेप्ट है, एक न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो प्रोवाइड कर रहा है। मीन्स जो अगर इसकी वेलोसिटी ऐसे v है, इसका मास m है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको हम लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, है कि नहीं है? ठीक है। दूसरा कंडीशन है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन
क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन हर एक पॉसिबल ऑर्बिट में नहीं रिवॉल्व कर सकता है, ये सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा, NH/2 के। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तीसरा देख लो, तीसरा है स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट। स्टेशनरी, देखो स्टेशनरी ऑर्बिट का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और ये इस कंडीशन को फॉलो करता है, उस ऑर्बिट को हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। और स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है रेडिएशन एमिट आउट नहीं करता है, नो रेडिएशन एमिट बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और चौथा कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी कंडीशन। फ्रीक्वेंसी कंडीशन, फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है, देखो ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, इसके आसपास कई ऑर्बिट होंगे, ये इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, और ये एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है क्योंकि स्टेशनरी ऑर्बिट है। हर एक ऑर्बिट में ये कॉन्सेप्ट लगेगा जिसको हम क्वांटाइजेशन कंडीशन कहते हैं। तो ये एनर्जी, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जब भी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जो है जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ अगर मूव हुआ, तो यहाँ से लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए इसको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इस कंडीशन में ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट जो है डिस्क्रीट फॉर्म में करता है। ठीक है, तो सपोज करो इसने ये इलेक्ट्रॉन जो है एच न्यू एनर्जी जो कि फोटोन की एनर्जी है वो लिया और यहाँ से किस में चला गया, हायर एनर्जी स्टेट में, या इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी स्टेट से किस में चला गया, लोअर एनर्जी स्टेट में। तो इसकी एनर्जी E2 है, उसकी एनर्जी E1 है, तो जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, देखो हायर एनर्जी स्टेट से जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो एक रेडिएशन एमिट आउट होते हैं, वो रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो एच न्यू होनी चाहिए, और वो किसके बराबर होगी, इन दोनों के डिफरेंस की तो बराबर होगी। अरे एक ये एनर्जी स्टेट है और एक ये एनर्जी स्टेट है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ आ गया, तो इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वही उतनी एनर्जी का तो रेडिएशन एमिट आउट होगा। तो ये कंडीशन होता है फ्रीक्वेंसी कंडीशन, ये है फ्रीक्वेंसी तुम्हारी न्यू। ठीक है, तो ये सिंपल सा 4 कंडीशंस थे। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था। आगे हम जो है बोहर्स के हाइड्रोजन कंडीशन के बारे में, हाइड्रोजन एटम के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर सीरीज होने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। ये कंडीशन ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MVR = NH/2 पाई। ठीक है, तो और क्या, बस मजे करो, एंजॉय करो। थैंक यू।